जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल अवतार जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 60 से 70 प्रश्न कवर किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, NTPC आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। आपको सही ऑप्शन चुनना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियां मिलकर के साथ में काम करती हैं, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाढ़ को रोकना, दूध उत्पादन, कर चोरी के खिलाफ छापा या फिर असम में उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष। आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के तहत डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ाया गया, जिसमें भारत में दूध की कमी को पूर्ण किया जा सके। यह योजना 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में इसको लाया गया दोस्तों। पता ही नहीं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि दूध क्रांति जिस समय आई थी दोस्तों, उसमें दूध का बहुत कम उत्पादन होता था। ऑपरेशन फ्लड के तहत डेयरी को बढ़ाया गया, जिससे दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा। इस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देवास प्रसिद्ध है। देवास किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। वस्त्र उद्योग के लिए, शहद उत्पादन के लिए, करेंसी नोट की छपाई के लिए या फिर सिक्के की ढलाई के लिए। आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा करेंसी नोट की छपाई के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट की छपाई के लिए। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। करेंसी नोट की छपाई भारत में कुल 4 जगहों पर होती है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में और सालबोली पश्चिम बंगाल में। नासिक व देवास ये दोनों जो है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। जबकि मैसूर व सालबोली ये दोनों आते हैं RBI के अंडर में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1995, 1996, 1997 या फिर 1998। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1995। वर्ष 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। यह 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें दोस्तों सभी सरकारी स्कूलों में, सरकारी या अर्ध सरकारी जो भी हैं, उसमें कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पोषण की व्यवस्था की गई। वह स्कूल में एडमिशन कम होता था, तो बच्चे इसी बहाने अपना एडमिशन करवाएं, गार्जियन इसमें एडमिशन करवाएं। ये इसीलिए शुरुआत की गई थी मिड डे मील योजना की शुरुआत। आप लोगों में भी कई लोग होंगे जो इसका फ़ायदा उठाए होंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में टकसाल यानी कि सिक्के की ढलाई होती है? यहाँ पर सिक्के की ढलाई होती है, उसे टकसाल कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में होती है सिक्के की ढलाई? आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज या फिर मेरठ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नोएडा, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर जिसमें सिक्के की ढलाई होती है वह नोएडा है। यह भी टकसाल भारत के कुल 4 राज्यों में
भारत के 4 राज्यों में सिक्के की ढलाई होती है। वो कौन कौन सी जगह है दोस्तों, इसको भी देखना आपको। मुंबई, हैदराबाद, नोएडा व कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, 4 जगहों पे होती है। और जहाँ जहाँ इन 4 जगहों पे जहाँ सिक्के की ढलाई होती है, सभी जगह पे अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं दोस्तों। मुंबई में जो है कि वह डायमंड, जो सिक्के मुंबई में ढलाई होते हैं उस पर डायमंड बना होता है। जो हैदराबाद में ढलाई होती है उस पर स्टार बना होता है दोस्तों, स्टार बना होता है। हैदराबाद में जो भी ढलाई होती है दोस्तों उस पर स्टार बना होता है। नोएडा वाले में, जो नोएडा में ढलाई होती है सिक्के की, उस पर दोस्तों एक बिंदु बना होता है, डॉट। जो कि कोलकाता में जिस सिक्के की ढलाई होती है उस पर कोई चिन्ह नहीं होता है, वो खाली होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या वृद्धि से, या फिर साक्षरता दर से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यह शब्द 1950 से 1980 के दशक में भारत की कमजोर व धीमी अर्थव्यवस्था के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 16 अक्टूबर, 11 जुलाई, 5 जून, या फिर 21 जून। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, या फिर 10 की पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। सही जवाब बताना है दोस्तों आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों 10 की पावर माइनस 9। 10 की पावर माइनस जो 9 होता है यह मीटर में होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। मीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 9 गुणे 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। रक्तदाब मापने का यंत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, फायदोमीटर, या फिर बैरोमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। आप लोग अक्सर देखे होंगे डॉक्टर जब आते हैं बीपी चेक करने या ब्लड प्रेशर जो भी चेक करना होता है उनको, तो बाँह पे लगा करके ऐसे इसको अच्छे से चिपका देते हैं और फिर इसमें हवा भरते हैं, जिससे ये पता चलता है। ये रहा स्फिग्नोमैनोमीटर आपका। और टैकोमीटर से दोस्तों, टैकोमीटर से जो है कि सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापा जाता है। सॉफ्ट या जो भी मशीनें चल रही हैं, आंतरिक मशीनें, उसकी घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है दोस्तों। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर से। और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है दोस्तों? हीरा में, पानी में,
हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में? दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। जबकि ठोस में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठोस में जैसे कांच या हीरा में इसकी चाल बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत होता है ध्वनि में। ध्वनि की चाल निर्वात में कम होती है, जबकि ठोस में इसकी चाल अधिक हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यही है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है कि दोस्तों हो जाता है आपका गैस में, ध्वनि का वेग सर्वाधिक हो जाता है ठोस में हो जाता है। जैसे कि लोहा और इस्पात, लोहा व स्टील में सर्वाधिक होता है दोस्तों। लोहा और स्टील में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काला, हरा, लाल या फिर नारंगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नारंगी, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। यह है आपका ब्लैक बॉक्स। ये जहाज़ में पीछे के साइड में लगाया जाता है, जिससे कि जहाज़ यदि दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाए तो ब्लैक बॉक्स सेफ रहता है। इससे इतना मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है कि आग में इतनी आसानी से नहीं जलता है और पानी में भी ख़राब नहीं होता है। यह दुर्घटना के समय जब वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही खोजा जाता है। इससे पता चलता है कि दुर्घटना किस कारण से हुई है। इसका पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, एक पायलट के पास से संबंधित होता है और एक पीछे लगा होता है। पायलट के पास जो होता है कॉकपिट वॉइस उसे बोलते हैं। इसमें पायलट अपनी बात को उसमें रखता है कि मतलब क्या खराबी आई है इंजन में, चाहे जो भी दिक्कत हुआ हो, और एक ऑटोमेटिक उसमें रिकॉर्ड होता रहता है इसमें क्या तकनीकी खराबी है, और दोनों को एक जगह असेंबल किया जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपके 4 ऑप्शन हैं, 3, 5, 6 या 9। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र। तो याद करने का दोस्तों सबसे आसान तरीका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा शास्त्र, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र। प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। ये 1969 से 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा। वर्तमान समय में कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, इनकी स्मृति में दिया जाता है। इसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, जबकि अन्य सभी 5 पुरस्कार जो है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फफूंद होता है, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर प्रोटोजोआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या फिर अंटार्कटिका में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ये रहा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित था ये दक्षिण गंगोत्री।
ये भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो कि खोज के लिए यहाँ पर था। भारत का सबसे पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जो वर्तमान समय में बर्फ़ की चादरों से ढक चुका है। अब इसमें केवल आवागमन के लिए आंशिक रूप से यूज़ किया जाता है, जबकि दो अन्य मैत्री व भारती हैं। दो अन्य अनुसंधान केंद्र मैत्री व भारती हैं जो वर्तमान समय में एक्टिव हैं। ये रहा मैत्री और ये रहा भारती। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर। 10 जनवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च या फिर 5 जून। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित रमन प्रभाव की खोज की गई, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो डॉक्टर सीवी रमन, उन्हीं की खोज जो है रमन प्रभाव है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नालंदा कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। नालंदा जो है कि दोस्तों यह बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है नालंदा। यह प्राचीन समय में उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही प्रमुख केंद्र था। वह गुजरात में जो है कि तक्षशिला था, तक्षशिला गुजरात में था, और नालंदा बिहार में। ये दोनों अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया या फिर लाओस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर 3। अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि विदेश में स्थित है, जो वर्तमान में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कैसे होता है दोस्तों, ये देख लीजिए। यक्षगान लोक नृत्य ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यक्षगान दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी होता है, पर मुख्य रूप से कर्नाटक का ही है ये यक्षगान। इसमें सिर पे भारी मुकुट होता है और बहुत तगड़ा मेकअप होता है। इसमें मेकअप करके तब ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? खजुराहो में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, माउंट आबू राजस्थान में या फिर काराकोरम श्रेणी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू नामक चोटी पर स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये स्क्रीन पर दिखाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं, ये दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन छल्ले होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं 5 पहाड़ों को, 5 महाद्वीपों को, 5 महासागरों को या फिर 5 देशों को। एक ही दोस्तों 5 छल्ले दिखाए गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में जो 5 रंगीन छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ये अलग अलग रंग के बनाए गए हैं और ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ये अलग अलग रंग के जो बनाए गए हैं ये अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये नीला रंग का जो है महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप को, नीला रंग यूरोप, यूरोप महाद्वीप को, काला अफ्रीका को, काला अफ्रीका को, लाल यूएसए को, सॉरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप को, पीला एशिया को, पीला एशिया महाद्वीप को, व हरा ओसेनिया, ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। आपको सही आंसर का पता लग गया होगा दोस्तों, फिगर में दिखाया भी गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। इसमें बल्लेबाज एकदम बल्लेबाज के, इसमें फील्डर बल्लेबाज के बिल्कुल पास में खड़ा होता है दोस्तों। इसमें फील्डर बिल्कुल बल्लेबाज के पास में खड़ा होता है, जिससे चोट लगने का बहुत ही डर होता है। ये फिगर में दिखाया भी गया है दोस्तों। इतना नज़दीक होने के कारण इस बिंदु को सिली पॉइंट या मूर्ख बिंदु कहा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब की लोकसभा से सदस्य थे या फिर पंजाब के राज्यसभा से सदस्य थे, राजस्थान के राज्यसभा से सदस्य थे या फिर असम के राज्यसभा से सदस्य थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों असम से राज्यसभा के सदस्य थे। असम से राज्यसभा के सदस्य होते हुए इन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये कभी भी लोकसभा के चुनाव नहीं जीते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर। समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पर लाया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GKV राय समिति या फिर LM सिंघवी समिति? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। इसमें 3 स्तर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर। इसमें ग्राम स्तर पे जो है कि ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान, ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान, ब्लॉक स्तर पे BDC व ब्लॉक प्रमुख, BDC व ब्लॉक प्रमुख होते हैं, BDC व ब्लॉक प्रमुख। व जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य व जिलाध्यक्ष होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अपना फीडबैक दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।